केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज पंचकूला से किया टीबी निवारण के 100 दिवसीय गहन अभियान का शुभारंभ। कहा, सरकार के नीतिगत फैसलों से देश में घटी टीबी मरीजों की संख्या, टीबी मुक्त भारत बनाने का ले संकल्प। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, टीबी मुक्त भारत बनाने में हरियाणा निभाएगा अग्रणी भूमिका। प्रदेश की 1800 पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का रखा लक्ष्य। हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्द ही शामिल की जाएंगी 650 नई बसें। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में लिया गया फैसला। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,872 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को दी मंजूरी। देश के बाकी बचे जिलों में खोले जाएंगे 28 नवोदय विद्यालय। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पंचकूला में टीबी निवारण के देशव्यापी 100 दिवसीय गहन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत देश में टीबी से सबसे ज्यादा प्रभावित 347 जिलों में गहन जांच और उपचार किया जाएगा। इसमें हरियाणा के भी 12 जिले शामिल हैं। इसका उद्देश्य हाई रिस्क ग्रुप में टीबी के देश मामलों का पता लगाना और उनका निवारण करना है, जिससे टीबी से होने वाली मृत्यु से रोका जा सके। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि सबसे ज्यादा टीबी के मामलों वाले स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह अभियान टीबी मुक्त भारत के लिए मील का पत्थर बनेगा और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प है टीबी मुक्त भारत और डिटेक्ट, टेस्ट और ट्रीट की नीति पर चलकर इसे हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है, वहाँ हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है। हम डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं, उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत और हेल्दी नेशन, स्वस्थ देश, इसको बनाने में आज का दिन और ये 100 दिन का कार्यक्रम एक मील पत्थर साबित होगा। डिटेक्ट, टेस्ट एंड ट्रीट इसका काम शुरू हो जाता है तो अर्ली डिटेक्शन का बेस लाइन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,73,000 सेंटर तक पहुंचा दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हुई नीतिगत बदलाव से टीबी की रोकथाम में अच्छे नतीजे सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई पहलों से टीबी निवारण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। उन्होंने बताया कि देश भर के 1,73,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से आज टीबी की जल्द ही पहचान और उपचार हो रहा है। इसका सीधा लाभ आमजन को मिला। टीबी का सफलतापूर्वक उपचार की दर बढ़कर 87% हुई है। 2015 के मुकाबले टीबी के मामलों में दोगुनी कमी आई है और टीबी से होने वाले मृत्यु की दर भी घटी है। उन्होंने कहा कि निक्षय पोषण अभियान भी टीबी निवारण में अहम पहलू है और डीबीटी के माध्यम से रोगियों को सीधा लाभ होगा। को 87% तक ले गए, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा एरिया रहा निक्षय पोषण योजना का। टीबी का डिक्लाइन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वह 2015 में 8.3% था, वो अब भारत में 17.7% हो गया है, यानी 18% हो गया है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और दुनिया ने भी इस बात को सराहा है कि भारत का टीबी डिक्लाइन जो है वो डबल हुआ है और ये दुनिया के रेशियो से कहीं अधिक है। इस तरीके से हम लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है। इसमें एक बात और जोड़ी गई है और वो ये जोड़ी गई है कि लगभग 21.4% हमारा टीबी डेथ्स में भी डिक्लाइन हुआ है। सुनिश्चित करना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हम देश में टीबी मुक्ति के विशेष अभियान का साक्षी बन रहे हैं। उन्होंने हर्ष प्रकट किया कि हरियाणा से इसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि प्रदेश टीबी मुक्ति के इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाएगा और निक्षय शिविरों के माध्यम से टीबी रोगियों का पता लगाकर उन्हें जांच के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयास से इस अभियान को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में टीबी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। प्रदेश में 45,000 मरीजों को गोद लिया गया है। टीबी मरीजों के पोषण के लिए कई नागरिक संगठन सामने आ गए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में 579 टीबी मुक्त थे। अब 1800 पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि इसका 3 गुना है। प्रदेश सरकार ने नई पहल करते हुए 2 सालों में एक बार लोगों की पूर्ण जांच के लिए निरोगी योजना भी शुरू की है। आगे आए हैं। हमने टीबी मुक्त भारत के अभियान से जुड़ने के लिए प्रदेश के लोगों से निक्षय मित्र बनाने का आह्वान किया है। इस अभियान में 45,000 टीबी मरीजों को प्रदेश के नागरिकों और संस्थाओं ने गोद लिया है। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि टीबी के खिलाफ की गई हमारी पहलों के सकारात्मक परिणाम आए हैं। अब अधिक लोग टीबी की जांच और इलाज करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। वर्ष 2023 में हरियाणा में 579 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें थी, जो कुल पंचायतों का 9.5% है। इस साल हमने लगभग 1800 टीबी मुक्त ग्राम पंचायतें बनाने का लक्ष्य रखा है, जो 2023 के लक्ष्य से 3 गुना अधिक है। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव सिंह ने कहा कि इन 100 दिनों के अभियान में गहनता के साथ टीबी मरीजों की जांच कर उनका इलाज किया जाएगा। निक्षय मित्र और निक्षय वाहनों के माध्यम से प्रदेश भर में यह अभियान चलेगा, ताकि टीबी से होने वाली मृत्यु को रोका जा सके। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। कर सके, ताकि जब डिटेक्शन होगी तब इलाज होगा। और ये भी बता दूं, जब इलाज होगा तो ये बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। पोषण के लिए 500 रुपए से 1000 रुपए कर दिया गया है आमदनी न्यूट्रिशन के लिए। पीएम चाहते हैं कि हमारा भारत 2025 तक टीबी मुक्त हो जाए। इसके लिए एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होगी निक्षय मित्र नाम से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टीबी मरीजों को अडॉप्ट करें। पूरे भारत में ये मोबाइल वैन्स होंगी, जो गांव में टीबी लोग सफर कर रहे हैं वहां तक वो वैन्स पहुंचेंगी, डिटेक्शन होगा, इलाज होगा, ताकि आगे चल के मोर्टालिटी रेट कम से कम हो जाएगी। आज का दिन जागरूकता बढ़ाने का दिन है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई उच्च अधिकार प्राप्त क्रय समिति की बैठक में कुल 1329 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट तथा विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। सार्वजनिक परिवहन सेवा को और मजबूत बनाने के लिए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में जल्दी 650 नई बसें शामिल की जाएंगी। इनमें से 150 एसी तथा 500 नॉन एसी बसें शामिल हैं। इन बसों की खरीद पर लगभग 300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत भी आएगी। बैठक में पीएम श्री योजना और समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत 801 सरकारी स्कूलों में 4 प्रकार की आईसीटी लैब्स की स्थापना करने को भी मंजूरी मिली है। इन पर लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा 33 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में निपुण कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए विद्यार्थियों के लिए शिक्षण अधिगम उपकरण संग्रह की खरीद के लिए भी मंजूरी प्रदान दी गई है। इसके अलावा 15 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से महेंद्रगढ़ शहर में वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशनों पर मौजूदा संरचनाओं का विस्तार और नवीनीकरण किया जाएगा। करनाल में 19 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से 4 गांव में जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने तथा सीवरेज सुविधा व उपचार संयंत्र के निर्माण की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई है। 14 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा में घग्गर नदी पर सुल्तानपुरिया खरीफ चैनल 2 के निर्माण कार्य के लिए भी मंजूरी दी गई है। इससे विभिन्न गांवों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बरवाला, कैथल और कालावाली में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर 45 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे। यह राशि सीवरेज प्रणाली को बढ़ाने, सड़कों की मरम्मत करने और आवश्यक शहरी सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। इसके तहत बरवाला में सीवरेज लाइन बिछाई जाएंगी। शहर में वर्तमान सीवरेज बुनियादी ढांचे में सुधार भी किया जाएगा। कैथल शहर में सड़कों की मरम्मत होगी। इसके तहत सीवरेज कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के हिस्सों की मरम्मत की जाएगी। उधर कालावाली में पाइपलाइन परियोजना को भी मंजूरी मिली है। इसमें उच्च घनत्व पॉलीथीन पाइप का उपयोग करके मौजूदा 9.50 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को गांव फग्गू के पास रूरी घग्गर ड्रेन से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से अपशिष्ट जल प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है। इस पर करीब 29 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए 24 घंटे चलने वाले DTH चैनल 31 PM विद्या का शुभारंभ किया। यह चैनल भारतीय सांकेतिक भाषा के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित है। इसकी शुरुआत भाषा और विषय के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज हमने देश को समावेशिता की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने बताया कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुरूप है, जो अधिक समावेशी शैक्षिक वातावरण बनाने के लिए पूरे भारत में ISL को बढ़ावा देने और आदर्श के अनुरूप बनाने का आह्वान करती है। यह चैनल संचार को सुगम बनाने का एक सेतु है और समाज को अधिक समावेशी और प्रगतिशील बनाएगा। भारत की दृष्टि साइन लैंग्वेज के माध्यम से विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी में भी पहुंच सकता है। ये गेटवे आज हम चैनल 31 के माध्यम से खोले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,872 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन नए केंद्रीय विद्यालयों के खुलने से देश में लगभग 82,560 छात्रों को सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय से 5,388 नियमित पदों का सृजन भी होगा। उन्होंने यह भी घोषणा की है कि नवोदय विद्यालय योजना के अंतर्गत देश के बाकी बचे जिलों में भी 28 नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। इनमें 15,680 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे और 1,316 नियमित पदों का सृजन होगा। नए नवोदय विद्यालयों के लिए 2,360 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 1,680 टैलेंटेड स्टूडेंट्स हर साल उनको बेनिफिट मिलेगा। 1,316 रेगुलर पोस्ट क्रिएट होंगी और इसके लिए 2,360 करोड़ रुपीस का आज कैबिनेट में अप्रूवल हुआ है। ओवरऑल केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय का मिला के 8,232 करोड़ रुपीस हैव बीन सैंक्शनड बाय द कैबिनेट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गीता महोत्सव में आने वाले पर्यटकों को हरियाणा पवेलियन बेहद पसंद आ रहा है और लोग हरियाणा की संस्कृति एवं खान पान से सीधे रूबरू हो रहे हैं। पवेलियन के मंच पर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति भी पेश की जा रही है। यहाँ आने वाले पर्यटक हरियाणा की पगड़ी अपने सिर पर सजा रहे हैं। हरियाणवी लोक संगीत को भी खूब पसंद किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा ने बताया कि हरियाणा पवेलियन में विश्वविद्यालय के युवा एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा लगभग 80 स्टॉल लगाए गए हैं, जो समूची हरियाणवी संस्कृति को एक जगह पर प्रदर्शित करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग इनसे जुड़े। हरियाणवी संस्कृति हमारे जो युवा है उन तक पहुंचे। हमारे हरियाणवी परिधान क्या है, हमारा खान पान क्या है, हमारे सॉन्ग क्या है, हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, जो भी समय के साथ उनमें से काफ़ी हद तक लुप्त होते जा रहे हैं, ताकि उनको हम सहेज कर रख पाएँ और उस संस्कृति को अपने युवाओं तक पहुंचा पाएँ, अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचा पाएँ।
यही इसका उद्देश्य है। और हमारे जो विश्वविद्यालय के बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर सहयोग कर रहे हैं। फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट ने पूरी सज्जा वहाँ पर करी है। होम साइंस डिपार्टमेंट के विद्यार्थियों ने वहाँ पर अपने डिस्प्ले पर बहुत सारी आइटम जो भी वो खुद बना रहे हैं उनको लगाया हुआ है। हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उसके बच्चे भी वहाँ पर खान पान की व्यवस्था को देख रहे हैं और उन्होंने अपने खान पान के स्टॉल भी लगाया है। गांव मिर्जापुर से आई अंगूरी ने बताया कि वो गांव देहात में काम आने वाले उत्पाद लेकर गीता महोत्सव में आई है। लोग उनके इस क्राफ्ट में खूब रुचि ले रहे हैं और इसे पसंद भी कर रहे हैं। कला लेके आया हूँ जो कि हमारी पुश्तैनी कला है, जो मेरे दादा पिताजी और सब करते आ रहे हैं और हमारी नई पीढ़ी भी है इस कला को सीखना है, हम उनको सिखा रहे हैं करें। इसमें हमारे समय समय पर हमारे घर पर जैसे कि पिताजी को 1979 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। इस क्रम में एक उपलब्धि हमारे परिवार को ये हुई कि जो नई पार्लियामेंट बनी है उसमें एक वॉल पर हमारा हरियाणा से एक पीस जो सिलेक्ट हुआ वो हमारा एक पीस सिलेक्ट हुआ जो कि नई संसद में डिस्प्ले किया गया है। ये बड़ा पसंद करने लग रहे लोग, लेन भी लग रहे हैं। हर बार इनके 2-3 लाख रुपये और मांग आता है अंडोड़े की। इतना कुछ बहुत बढ़िया, बहुत देख बहुत पसंद कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है आपको भी आके? बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले भी किसी पर नहीं, हम भी आकर रोज मौज इसका। पवेलियन में आ रहे पर्यटकों का कहना है कि उन्हें हरियाणवी संस्कृति के सभी रंग एक ही जगह पर देखने को मिल रहे हैं। यहां आकर वे अच्छा महसूस कर रहे हैं। इस पवेलियन के माध्यम से उन्हें हरियाणा के गांव देहात की संस्कृति को जानने का मौका भी मिल रहा है। और पूरी गीता जयंती में देखने के लिए और खास तौर से हरियाणा पवेलियन है जो अभी 5 तारीख को है। यहाँ पे हरियाणा की जो प्राचीन कला करती है जिसके अंदर भूलिया कला थी, अपने पुराने गुजरा गुजरी, मतलब जो भी चीज़ें अपने दादा अपने माँ बाप का सुनी होगी नहीं, वो सारी देखने और साथ में स्टेज लगी है इसके अंदर ही हरियाणा पवेलियन। कैथल जिला प्रशासन गीता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा हुआ है। आगामी 9 से 11 दिसंबर तक भाई उदय सिंह किला परिसर में भव्य रूप से गीता जयंती महोत्सव मनाया जाएगा। जिला उपायुक्त प्रीति ने प्रेस वार्ता करके कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी 3 दिवसीय महोत्सव के माध्यम से गीता के संदेश का प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसे धूमधाम से मनाने के लिए जिला प्रशासन ने जोरदार तैयारियां कर ली है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस बार अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित कर यह महोत्सव समरसता का संदेश भी देगा। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ भी होगा। 9 दिसंबर को हवन से महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। इस कड़ी में 11 दिसंबर को सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और हर दिन शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, जहां पर गीता के संदेश पर आधारित प्रस्तुतियां दी जाएंगी। सायं 5:30 बजे दीपोत्सव व संध्या आरती भी की जाएगी। आह्वान है कि इस गीता जयंती में अपना बढ़ चढ़कर योगदान दें, भाग लें। सभी कार्यक्रम तभी सफल हो पाएंगे जब पूरे कैथल के जिलावासी विभिन्न स्थानों से भाई उदय सिंह के किला पे आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करें। भगवद गीता के श्लोक हमें कर्तव्य पालन, आत्म संयम सिखाते हैं और इन्हीं शब्दों में जब गीता हमारे विचारों में और हमारे जीवन में आएगी, इस संदेश के साथ ही हम अपनी गीता की जो जयंती है हम हर साल मनाते हैं और उसका आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवत गीता न केवल भारत का आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू के लिए गहन मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। गीता जयंती उत्सव लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, जो गीता के ज्ञान से अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपने आवास संत कबीर कुटीर में संयुक्त गणराज्य तंजानिया के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में जांजीबार तंजानिया की मंत्री
ताबिया मौलिद माविता और संयुक्त गणराज्य तंजानिया के उच्चायोग के पूर्णाधिकारी मंत्री फानुएल मथिया शामिल थे। इस दौरान हरियाणा और तंजानिया के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में भागीदारी देश के रूप में तंजानिया की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनका धन्यवाद किया। प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के माध्यम से हरियाणा और तंजानिया के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने में हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा के सहयोग से आईटी क्षेत्र में लगभग 3 लाख पेशेवरों के कौशल प्रशिक्षण में गहरी रुचि व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को हरियाणा सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विभिन्न कौशल प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं, जिनका उपयोग तंजानिया के आईटी पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए किया जा सकता है। प्रतिनिधिमंडल ने खेलों के क्षेत्र में हरियाणा द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की भी सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने अपने 3 स्टेडियमों के लिए हरियाणा से कोच और प्रशिक्षकों की व्यवस्था करने के लिए सहयोग की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को तंजानिया जांजिबार आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तंजानिया सरकार भविष्य में भी हरियाणा सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर है। अंबाला छावनी के बस अड्डे पर दिव्यांगजनों के लिए व्हील चेयर का इंतजाम किया गया है। परिवहन मंत्री ने इसे लेकर हाल ही में आदेश भी दिया था। अब इस आदेश को अमल में लाया गया है। इस कदम से दिव्यांगजन यात्रियों को राहत मिलेगी और उनका सफर आसान बनेगा। बस अड्डे के इंचार्ज विजेंद्र सिंह ने बताया कि हमारे कर्मचारी दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ देंगे। दिव्यांगजनों को बस में बैठने में मदद की जा रही है। पहली बार दिव्यांगजनों के लिए यह सुविधा अंबाला छावनी बस स्टैंड पर दी गई है। इससे दिव्यांग यात्रियों की परेशानी कम होगी और उन्हें आराम भी मिलेगा। आदेशों की पालना करते हुए हमारे जनरल मैनेजर अश्विनी कुमार डोगरा ने तुरंत अपने परिवहन विभाग से व्हील चेयर मंगवा दी है और ये इंक्वायरी पे खड़ी है और इसमें फोन नंबर लगाए जाएंगे, नंबर लिखा दिए जाएंगे। वो फोन करेंगे, जिसको भी जरूरत होगी दिव्यांगों को, वो हमारे बस स्टैंड पे हैं जो कर्मचारी, उनको बस में बिठाएंगे और वहां से आसानी से उतार कर उनके स्थान पर पहुंचा देंगे। है दिव्यांगों को चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत होती थी। परिवार के उनके जो सदस्य होते थे उनको गोद में उठाकर उनको बसों में चढ़ाते थे, उतारते थे। इससे ये फायदा है कि दिव्यांगजनों को आराम से बिठाकर बसों में बिठाया जाएगा और वहां से आराम से उतारा जाएगा, जो इनको बड़ी मदद होगी। सुविधा का लाभ लेने वाले दिव्यांगजनों ने हरियाणा सरकार और परिवहन विभाग का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें आने जाने में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार का एक बेहतरीन कदम है। हैंडीकैप बन गया, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। सरकार बहुत अच्छी चल रही बाबूजी, बहुत अच्छा काम करा। हम हैंडीकैप बंद, हम बस में आ जाएगी इससे सारे से परेशानी थी कि बाबूजी आने जाने में दिक्कत बनती थी, चलने की दिक्कत थी बाबूजी। अब ये मिल गई जिससे आना जाना हो जाए। व्हील चेयर आगे बैठने के लिए हमको सुविधा होगी। बस स्टैंड पर काम करने वाली कर्मचारी ने बताया कि यहाँ जो भी दिव्यांग आते जाते हैं उन्हें हम व्हील चेयर उपलब्ध करवा रहे हैं। हम ऐसे यात्रियों को बसों तक लाते जाते हैं। यह सुविधा अब जारी रहेगी। छोड़ देते हैं, सेवा चलती है जी। पहले दिक्कत आती थी, पहले थी नहीं व्हील चेयर, अब व्हील चेयर आ गया है जी। तो सरकार ने हमारे अफसरों ने बोला कि हाँ भी इसके करना है चीज का, तो अगर कोई चल भी नहीं सकता तो उनका साथ देना है, इसमें बिठा के बस तक उनको छोड़ के आना। सरकार ठीक है, काम कर रही है। ये दिव्यांग लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। बसों में चढ़ने और उतरने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया।
भिवानी में आज 68वीं राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खेलकूद प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता में देश भर से विभिन्न राज्यों से आए हुए लगभग 1000 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता से कबड्डी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर सांसद धर्मवीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश में युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए नशे की समस्या से बचना होगा। प्रतिभागी इस मंच से अपनी प्रतिभा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और खेल भावना की शिक्षा प्राप्त करके यहां से अच्छे अनुभव लेकर वापस लौटे। भिवानी को खेलों का गढ़ माना जाता है। आज से शुरू हुए यह खेल 11 दिसंबर तक चलेंगे। हम इस चीज का ध्यान रखें कि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं और सबसे ज्यादा गार्जियन की जिम्मेवारी है कि वो सुबह शाम इस बात का जरूर ध्यान रखें। एक बहुत बुरी जो बात आई है समाज की वजह से, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की खराबी नहीं है और हमने भविष्य जो भी है उन बच्चों को स्ट्रिक्टली इस प्रकार का ध्यान रखना पड़ेगा। नशा एक ऐसी चीज है जो केवल हमारे देश तो नहीं, दुनिया में जहाँ जहाँ भी नशा गया है उससे देश का नाश हुआ है। एक समय ऐसा था दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम दुनिया में चाइना था नशे में, और चाइना ने नशा छोड़ने के बाद आज देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये नशा ये कहीं ना कहीं विदेशी माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से, अफगानिस्तान के माध्यम से, पंजाब के थ्रू होता हुआ जिस प्रकार से कैप्चर कर गया है, हरियाणा भी इसकी गिरफ्त पाने वाला है। हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। पंचकूला के मोगीनंद ट्रेनिंग सेंटर में कल हरियाणा होमगार्ड का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में विभाग के एडीजीपी CS राव ने झंडा फहराने के बाद परेड का निरीक्षण किया। अलग अलग जिलों से आए होमगार्ड के कर्मियों व स्वयंसेवकों की 5 टुकड़ियों ने सलामी देकर मार्च पास्ट किया। होमगार्ड के जवानों ने बचाव के आपातकालीन तरीकों के मॉक ड्रिल को भी अंजाम दिया। एडीजीपी ने बताया कि होमगार्ड संगठन को साल 1946 में बनाया गया था और 6 दिसंबर 1962 को गृह रक्षक संगठन का पुनर्गठन किया गया। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के दौरान जान माल की रक्षा के लिए होमगार्ड के जवान तैनात रहते हैं। प्रदेश में 14,025 होमगार्ड के पद स्वीकृत हैं। उन्होंने बताया कि सरकार से वॉलंटियरों की भर्ती की अनुमति भी मांगी गई है। अनुमति मिलते ही नई भर्तियां की जाएंगी। अपनाते हुए तो हमारा जो प्रयास है उसको भी उसमें स्मार्टनेस लाने की कोशिश करेंगे। एक लगातार कार्रवाई चलता रहेगा और नए नए उपाय, नए नए टेक्निक को हम अपनाते रहेंगे। आरक्षी और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तो देश का उन्नति के लिए और हर कदम मजबूती के लिए काफ़ी काम करते हैं और जिला पुलिस के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। जो भी कार्रवाई करते हैं जिला पुलिस, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर को, ट्रैफिक समस्या हो या और भी कोई भी कार्रवाई होता है। एक प्रश्न के उत्तर में एडीजीपी राव ने बताया कि स्थापना दिवस पर अब होमगार्ड के जवानों को ट्रैफिक पैटर्न की वर्दी डालने की मंजूरी दी गई है। जो जवान पुलिस के साथ ट्रैफिक की ड्यूटी करते हैं वो सफेद कमीज और नीली पैंट में नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि नए युग के साथ नई तकनीकों और नए उपकरणों को शामिल किया जा रहा है। एडीजीपी राव ने कहा कि बदलते परिवेश के चलते हुए अब हरियाणा होमगार्ड में भी महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। नीचे लिया गया था, एक निर्णय लिया गया था, तो उसके मुताबिक हमारे होमगार्ड जवान से नीली पैंट और वाइट शर्ट पहनेंगे ट्रैफिक ड्यूटीज में। महिलाएं ऑलरेडी हरियाणा पुलिस में, हरियाणा होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस में ऑलरेडी सदस्य है, बट कम लोग, कोई जिलों में है, कई जिलों में है और कई जिलों में नहीं है। बट जैसे जैसे समय बदलता आ रहा है तो उनको भी हम प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हमारे होमगार्ड्स और सिविल डिफेंस का जुड़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों के नेक्सस को तोड़ने के लिए पुलिस ने प्रभावी कार्य योजना बनाई है। इस वर्ष अक्टूबर तक 578 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि लोगों में अवैध इमिग्रेशन से बचाव को लेकर जागरूकता पहले की अपेक्षा बढ़ी है। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस द्वारा अवैध इमिग्रेशन संबंधी शिकायतों पर तुरंत ही कार्रवाई के लिए हेल्पलाइन नंबर 8053
003400 भी जारी किया गया है ताकि लोग धोखेबाज ट्रैवल एजेंटों के झांसे में न आए। इन मामलों पर तुरंत ही कार्यवाही के लिए SIT भी गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि SIT के गठन के बाद बीते 18 महीनों में प्रदेश में अवैध इमिग्रेशन संबंधी 1245 पंजीकृत मामलों में 1014 मामलों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 वर्षों में प्रदेश में फर्जी ट्रैवल एजेंटों तथा अवैध इमिग्रेशन से संबंधित 2606 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक 658 मुकदमे करनाल जिले में दर्ज किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा में इस प्रकार के मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। प्रदेश में पिछले 6 वर्षों में अवैध इमिग्रेशन के मामलों में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो कि चिंता का विषय है। इस प्रकार के मामलों में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। हालांकि हरियाणा पुलिस द्वारा की गई सख्त कार्यवाही से 2024 में ऐसे मामलों में कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रकार के मामलों में जांच के स्तर को भी बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। नए कानून में धोखाधड़ी करके विदेश भेजने वाले फ्रॉड ट्रैवल एजेंटों की घर, दुकान तथा अन्य प्रॉपर्टी को भी अटैच करने का प्रावधान है। और समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।